Dear students, in the previous recording we completed the poem The Inkscape Rock. Now open your book on page number 107. Today brainstorming activities will be explained in Urdu, and you yourself will solve all the activities and post them on my WhatsApp account number. The first activity A1. Narrate in groups the scene described in the beginning of the poem. पोएम के आगाज़ में जो मंज़र बयान किया गया है उसको ग्रुप की शक्ल में नरेट करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप आपस में डिस्कशन करेंगे, वो सीन को प्रोस की शक्ल में नरेट करेंगे, बयान करना है। पहले दो स्टांजा में जो मनाजिर पेश किए गए हैं उनको अपने अल्फाज में आपको बयान करना है। ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके, या फिर अपने तौर पर आप उसको नरेट करके व्हाट्सएप पर पोस्ट करेंगे। पोएम की लाइंस जैसी कि वैसी नहीं लिखना है, बल्कि अपने अल्फाज में उसको बयान करना है। अब उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A2 का पहला जुमले दिए गए हैं उनको मुकम्मल करना है, आसान है। ये देखिए, द अबाउट ऑफ एबर ब्राथॉक प्लेस्ड ए बेल ऑन द इंस्केप रॉक बिकॉज। अबाउट ऑफ एबर ब्राथॉक ने इंस्केप रॉक पर बेल लगाया क्योंकि। वजह लिखना है इसकी, क्यों लगाया था उसने बेल। बी देखिए, द मराइनर्स वेयर ग्रेटफुल टू द अबाउट ऑफ एबर ब्राथॉक बिकॉज। जो मराइनर्स थे, जहाज़रां थे, वो अबाउट ऑफ एबर ब्राथॉक के ममनून थे, एहसानमंद थे क्योंकि। सी देखिए, द रिजल्ट ऑफ द थिक हेज दैट कवर द स्काई वॉज दैट। जब स्कॉटलैंड शोर की तरफ सर राल्फ द रोवर बढ़ रहा था तो आसमान अबर आलूद था, हेज था उसके ऊपर, क्लाउडी था। उसका नतीजा क्या हुआ ये आपको इस पर बयान करना है ना। आसमान अबर आलूद होने की वजह से क्या हुआ था ये बयान करना है आपको। डी देखिए, द रोवर इन फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज हेयर एंड कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज। अब सर राल्फ द रोवर ने क्या किया, फिर फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचना शुरू कर दिया और अपने आप पर लानत भेजना शुरू कर दिया। उसकी वजह बयान करना है, क्यों। अब उसके बाद सेकंड देखिए, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट गिव द थीम ऑफ द पोएम इन ए जम्बल्ड फॉर्म। ये इवेंट्स जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, 5 इवेंट्स है। इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में, तरतीब में अरेंज करना है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। 5 जुमले दिए हुए हैं, जैसे जैसे वाक़यात पेश आए पोएम के अंदर उन वाक़यात को बेतरतीबी से पेश किया गया है यहाँ पे, उनको आपको तरतीब से लगाना है। अब उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ द अबाउट ऑफ एबर ब्राथॉक इन योर ओन वर्ड्स। अबाउट ऑफ एबर ब्राथॉक ने जो काम किया था वो काम उसकी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है। नेकी का काम किया था, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आपको नज़र आती। बेनेवोलेंट था, बेनेवोलेंट बोले तो लविंग था, मोहब्बत करने वाला था। बिग हार्टेड था, जनरस था, बगर बड़े दिल वाला था। और इसी तरह से आपको जैसे रहम दिल था, परवाह करने वाला था। उसके अलावा समाजी काम से दिलचस्पी थी। ऐसे कुछ 4 क्वालिटीज़ जो है तो आपको यहाँ पर नोट करना है। अच्छी क्वालिटीज़ जो एक मेहरबान शख्स में होती है।
अब उसके बाद देखिए फोर्थ, जेलसी इज़ द मोस्ट इनक्योरेबल डिफेक्ट, जस्टिफाई। हसद या जलन ये नाकाबिल इलाज खामी है, इसको आपको जस्टिफाई करना है, सही साबित करना है कि हाँ बिल्कुल ये एक इनक्योरेबल डिफेक्ट है। इससे पहले भी ये सवाल दिया गया था आपको पर्सनल रिस्पॉन्स में, आप उसी तरह से इसका जवाब भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें तब्दीली आना चाहिए। फिफ्थ देखिए, बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, यानी जो रोवर की खुशी थी वो विकेडनेस थी, यानी समंदर पे खुशगवार माहौल था। सर रात द रोवर जो है तो वो बहुत ही खुश था, लेकिन उसकी खुशी के अंदर बुराई थी, एविल था। विकेडनेस बोलते एविल। एक्सप्लेन दिस लाइन इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम समझकर इस लाइन को आप तशरीह करेंगे, इस लाइन की आपको तशरीह करना है। उसके बाद A3 देखिए, सम वर्ड्स इन द पोएम आर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए शिप और ए मराइनर्स लाइफ। ये यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक एक वर्ड आपको ढूंढकर पोएम में से लिखना है। पहले देखिए, हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप, वो ऑब्जेक्ट जो शिप को डायरेक्ट करने में मदद करता है, शिप को आगे बढ़ाने में मदद करता है जहाज़ को। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप, अलग अलग स्टांजास में आपको ये चीज़ें जो है तो मिल जाएंगी, अलग अलग स्टांजास में, शुरू के स्टांजास में मिल सकती है, आखिर बीच में भी आखिर में भी। उसके बाद देखिए, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दैट शोज डायरेक्शन, समंदर के अंदर एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रहता है, हिलता हुआ ऑब्जेक्ट रहता है जो कि डायरेक्शन दिखाता है। अनदर नेम फॉर ए शिप, जहाज़ के लिए इसके अंदर एक और वर्ड आया या नाम आया, वो नाम आपको नोट करना है। सिंकिंग साउंड, डूबती हुई आवाज़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया शायर ने, वो लफ्ज़ जो है तो आपको लिखना है। अब उसके बाद देखिए, बैलेड की तशरीह की गई है। बैलेड इज़ ए सॉन्ग दैट टेल्स ए स्टोरी, इससे पहले आप लोगों को बताया गया, बैलेड इज़ ए शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, यानी बैलेड एक सॉन्ग है, ये नगमा है जो कि कहानी कहता है। एंड इट कैन बी ड्रामेटिक, और ये ड्रामेटिक भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, मज़े का खेस, या रोमांटिक भी हो सकती है। ट्रेडिशनली द बैलेड हैज़ बीन कंसिडर्ड ए फोक लोरिक वर्स नैरेटिव विच हैज़ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ कम्युनल डांसिंग। रिवायती तौर पर बैलेड जो है तो उसको एक फोकलोरिक वर्स जो है तो यानी नैरेटिव समझा जाता रहा है, जो कि कम्युनल डांसिंग से स्ट्रॉन्ग या मजबूत ताल्लुक़ रखता है। कबायली लोग पुराने ज़माने में एक साथ मिलकर डांसिंग किया करते थे, उसमें नगमे जो है तो गाया करते थे, जिनके अंदर कोई वाक़यात बयान किए जाते थे। जनरली द टर्म इज़ यूज्ड फॉर ए नैरेटिव पोएम, आमतौर पर ये जो टर्म है वो नैरेटिव पोएम के लिए इस्तेमाल की जाती है। विच यूजेज एन एलिप्टिकल एंड हाईली स्टाइलाइज्ड मोड ऑफ नरेशन, इसका जो नरेशन का स्टाइल रहता वो एलिप्टिकल रहता और बहुत ही स्टाइलिश रहता है। द टेक्निक ऑफ रिपीटेशन विथ वेरिएशन में प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इट, जो रिपीटेशन की टेक्निक होती है यानी वेरिएशन के साथ, तब्दीली के साथ, तो वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकती है। फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कलेक्शंस ऑफ फोक पॉपुलर बैलेड्स बिगेन टू बी मेड। 18th सेंचुरी के बाद से आगे तक फोक यानी जो लोग आम लोगों में मकबूल रहते वो पॉपुलर बैलेड्स वो बनाए जाने लगे। द फॉर्म वॉज टेकन अप बाय सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। ये जो फॉर्म था, ये जो सिनफ थी बैलेट की, तो ये जो इन्फ्लुएंशियल 62 शायर गुजरे 18th सेंचुरी के, उन्होंने इसको लिया एज ए फोक लॉरिक ऑफ एक्सप्रेशन के इजहार के जो है तो फोकलॉरिक के शक्ल में। ए टिपिकल बैलेड कंसिस्ट ऑफ स्टांजास, एक टिपिकल जो बैलेड होती है वो स्टांजास पर मुश्तमिल होती है। टिपिकल बैलेड स्टांजास पर मुश्तमिल होती है। मिसाली जो बैलेड होती है उसमें स्टांजास होते हैं दैट कंटेन ए क्वार्टेन,
जिसके अंदर है ना क्वार्टेन होता है ना, 4 स्टांजा होते हैं और 4 पोइटिक लाइन्स या फिर 4 वर्सेस। सम बैलेड्स हैव ए रिफ्रेन और ए रिपीटेड चोरस। कुछ बैलेड्स के अंदर रिफ्रेन होता है यानी लाइन वगैरह दोहराई जाती है, अल्फाज दोहराए जाते हैं, जस्ट लाइक ए सॉन्ग डस, जिस तरह से सॉन्ग में होता है। द राइम स्कीम एड्स म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम। जो राइम स्कीम होती है वो म्यूजिकल क्वालिटी की में इजाफा करती है। अब ये बैलेड में भी देखिए आपने, इसके अंदर आपको राइम स्कीम जो है तो नज़र आएंगी, जिससे म्यूजिकल क्वालिटी मिलती है उसको। वन फेमस बैलेड इज़ द राइम ऑफ द एंशंट मराइनर बाय इंग्लिश पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज। एस टी कोलरिज एक मशहूर रोमांटिक पोएट गुजरा है रोमांटिक पीरियड का, उसने एक बैलेड लिखा है द राइम ऑफ द एंशंट मराइनर। तो ये पोएम को ध्यान में रखना है, आगे चल के हो सकता है आपको, यानी अगर बीए वगैरह की इंग्लिश लिटरेचर से तो उसमें ये पढ़ने को मिले आपको। अब उसके बाद देखिए सेकंड, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। फिगर ऑफ स्पीच ये ताल्लुक से टेबल दिया गया है, नाम दिए गए फिगर्स ऑफ स्पीच के, और ये नाम आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के कॉलम में लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है इधर साइड में, एक हल करके यहाँ दी गई है। सर राल्फ द रोअर टोर हिज हेयर, इसके अंदर एलिट्रेशन है। द क्लोज रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। अब जो फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें आपको नज़र आएंगी, मेटाफर, इस्तिआरा, रिपीटेशन, पर्सनिफिकेशन, इन्वर्शन। इन्वर्शन की तशरीह कर देता एक बार में कि इन्वर्शन बोले तो जो अल्फाज होते हैं वो सही नसरी तरतीब में नहीं होते हैं, करेक्ट पुरुष ऑर्डर में नहीं होते हैं, तो उसको इन्वर्शन कहते हैं। यानी जहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट बाद में आता। जहाँ वर्ब होना वहाँ वर्ब नहीं होता, वर्ब दूसरी जगह आता, ऑब्जेक्ट दूसरी जगह आता, तो इसको इन्वर्सन कहा जाता है। सिमिली की भी इसमें एग्जाम्पल है। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी की है, ओनोमेटोपोइया की है, यानी साउंड वर्ड्स। तो ये आपको जो है तो फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम लिखना है और उनको एक्सप्लेन करना है। अब उसके आगे की जो है तो वो इंशाल्लाह ये 5 आपको हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट की जाएंगी। तो इतना वर्क जो है आप हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।